हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टे विद स्टूडेंट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे नंबी नारायण के बारे में। दोस्तों रॉकेटरी जो मूवी आई है, इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायण के ऊपर मूवी है। दोस्तों इन पर क्या अत्याचार हुए हैं, किस प्रकार से इनको फंसाया गया है और क्यों फंसाया गया, दोस्तों आज हम इनके बारे में देखेंगे। दोस्तों आर माधवन जो है ये इस मूवी में नंबी नारायण का रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं, नंबी नारायण के बारे में जानना शुरू करते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से गुजरात दंगों की जांच के बाद रिपोर्ट जो सौंपी गई थी और जो तीस्ता सीतलवाड़ गिरफ्तार हुई थी और श्री कुमार जो इसमें उसके जांच में कर रहे थे, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे उनको सुनियोजित तरीके से फंसाया जा रहा था फर्जी दस्तावेज को सबूत बनाकर। उसी प्रकार से इनको भी, नंबी नारायण को भी इस तरह से फंसाया गया था। ये सामाजिक कार्यकर्ता जो तीस्ता सीतलवाड़ थी, ये श्री कुमार गुजरात के महानिदेशक थे, ये इस प्रकार से कई लोग थे। ठीक है, जो नंबी नारायण हैं इस समय वर्तमान में 79 वर्ष की आयु हो चुकी है इनकी। इन्होंने प्रसन्नता व्यक्त किया है कि जिस प्रकार से फर्जी आदमी जो फर्जी कहानियाँ गढ़ते हैं, सनसनीखेज बनाते हैं, निर्दोषों को दोषी बताने माहिर होते हैं, इनको क्यों आवश्यक है ऐसे लोगों को दूर करना। चलिए इनके बारे में शुरू करते हैं जानना। दोस्तों वैज्ञानिक थे नंबी नारायण। नंबी नारायण वैज्ञानिक के उस टीम में शामिल थे जो क्रायोजेनिक इंजन बनाने का काम कर रहा था। इसलिए कर रहा क्योंकि अमेरिका के दबाव में रूस जो है भारत को यह इंजन देने से मना कर दिया था तकनीकी रूप से। तो सोवियत संघ के विघटन से उबर रहा रूस तब आज जैसे शक्तिशाली नहीं था। मतलब उस समय जो 1991 में रूस टूट रहा था, उस समय यह शक्तिशाली नहीं था। लेकिन रूस से बिना तकनीकी क्रायोजेनिक इंजन लेने का जो सौदा हुआ था, भारत विरोधी ताकत को लगा कि नंबी की इस टीम का इंजन को देखकर स्वयं ऐसा इंजन तैयार कर सकते हैं। मतलब नंबी नारायण दोस्तों इतने प्रसिद्ध, मतलब इतने विद्वान थे कि अगर वो किसी चीज़ को देख लेते थे तो उसको एकदम कॉपीराइट, एकदम सेम कॉपी बना लेते थे। इसलिए नंबी नारायण को फंसाने के जो श्री कुमार प्रतिनियुक्त पर केरल में इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, उपनिदेशक थे, उन्होंने पुलिस जो केरल पुलिस के उन अधिकारियों को यह सनसनीखेज कहानी बना कि नंबी और उसके साथी क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक बेचने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जो न तो तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणाकरण को पसंद करते थे और न ही उनके करीबी समझे जाते थे। इस अफसर रमन श्रीवास्तव को केरल पुलिस ने अक्टूबर 1994 में मालदीव की एक महिला मरियम रशीदा को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट के तौर पर त्रिवेंद्रम से गिरफ्तार किया और उनसे यह कहलवाया कि उसने नंबी नारायण से अंतरंग रिश्ते हैं। इन्हीं रिश्तों और पैसों की लालच में क्रायोजेनिक इंजन की गोपनीय तकनीक उन्हें सौंपने के लिए, मतलब जो पाकिस्तान की एजेंट थी मरियम रशीदा, उनको एक जरिया बनाया गया नंबी नारायण को फंसाने के लिए। कुछ दिन बाद नंबी नारायण और उनके एक सहयोगी शशि कुमारन के साथ कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के साथ इसरो जासूसी कांड का सबसे बड़ी खबर बन के आई। नंबी को देशद्रोही धोखेबाज बताया जाने लगा। उनका और उनके परिवार वालों को जीना दूभर हो गया। वे जहां भी जाते लोग उन्हें ताना सुनाते थे। केरल पुलिस ने नंबी से पूछताछ के दौरान उसकी कई बार पिटाई भी की। ऐसे वक्त खुद श्री कुमार भी उपस्थित रहते थे। नंबी की जो दयनीय स्थिति थी उसको देखकर जो केरल के पुलिस श्री कुमार थे वो प्रसन्न होते थे। उनकी प्रसन्नता का कारण यह था कि एक समय नंबी ने उनके एक रिश्तेदार को इसरो में जानने से रोक दिया। भावना से डायरेक्ट अप्रोच की गई थी, नौकरी देने से जो इनकार कर दिया तो इसके बाद नंबी नारायण को धमकाने के लिए उनके ऑफिस पहुंचे। इसी पर नंबी नारायण ने उनसे कहा था चुपचाप निकल जाएं, नहीं तो पुलिस बुला लेंगे। श्री कुमार निकल गए, लेकिन यह धमकी देकर कि एक दिन उन्हें पछताना पड़ेगा।
कथित तौर पर इसरो जासूस के तूल ज़्यादा पकड़ा तो उनकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। 1996 में सीबीआई ने यह रिपोर्ट दी, जासूसी की कहानी पूरी तरह नितांत और फर्जी है और मनगढ़ंत है। अदालत ने सीबीआई की रिपोर्ट को सही पाया और मामले को खारिज कर दिया, लेकिन तब तक केरल में वाम मोर्चे की सरकार आ गई। उसने कथित कांड की फिर से जांच कराने का फैसला लिया। हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई तो उसने दोबारा जांच कराने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद 1999 में नम्बी मानवाधिकार आयोग पहुंचे और प्रताड़ना के एवज में उन्होंने मुआवजे की मांग की। आयोग ने 2001 में उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा। केरल सरकार टाल मटोल करती रही क्योंकि केरल उस समय वाम मोर्चे की सरकार थी। तो आखिरकार जब 2012 आया तो केरल हाईकोर्ट ने नम्बी नारायण को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया और यह भी कहा कि राज्य सरकार चाहे तो उन पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने नम्बी नारायण जी को झूठे मामलों में फंसाया। केरल सरकार इन अफसरों को बचाने में तो जुटी ही, उसने नम्बी को मुआवजा भी नहीं दिया। अपने जीवन की कीमती समय और मान सम्मान गंवाने वाले नम्बी 2017 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 2018 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया, उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिया और केरल सरकार ने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा जिन्होंने उन्हें फंसाया था। नम्बी नारायण 22 साल की प्रताड़ना ही झेले, बल्कि उनके साथ जो षड्यंत्र हुआ उसके चलते इसरो जो बहुत पहले ही क्रायोजेनिक इंजन बना लेगा, उसमें नम्बी नारायण इसरो के वैज्ञानिक होते थे। अगर वह लगातार वहाँ पे बने होते तो वर्तमान में हो सकता है नम्बी नारायण इसरो के प्रमुख होते। नम्बी के साथ जो अन्याय हुआ, मोदी सरकार ने उन्हें समझा और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो भारत सरकार का सम्मान होता है। दोस्तों, रॉकेटरी इसी के उनके जीवन पर जो फिल्म बनी है रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट रिलीज होने जा रही है। दोस्तों 1 तारीख को रिलीज हो चुकी है। आर माधवन यह फिल्म में भूमिका निभा रहे हैं। नम्बी कितने प्रभावी वैज्ञानिक थे और उनके साथ जो घोर अन्याय हुआ और उसके साथ साथ देश की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, इसी के साथ उन्हें याद रखना चाहिए कि श्री कुमार जैसे लोग एक गिरोह की तरह अब भी काम कर रहे हैं। ऐसे देशघाती गिरोह का अब भी लगाम नहीं लगाया जा सका। दोस्तों, कुल मिलाकर नम्बी नारायण को जिस प्रकार से फंसाया गया, उन पर केस किया गया ज़बरदस्ती, वैज्ञानिक हमारे देश के बहुत काम आ सकते थे, उनको इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया। इसके ऊपर दोस्तों नम्बी नारायण की कहानी दोस्तों आप कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।